हेलो बच्चों, जय हिंद। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमने बात कर लिया था। एक छोटा सा CIP रूल और बचा है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो एक बार स्टीरियोसोमेरिज्म को फिर से रिकॉल कर लें। स्टीरियोसोमेरिज्म में हम लोगों ने बात किया सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स आर ग्रुप्स, लेकिन आइटम या ग्रुप का अरेंजमेंट बदलता है स्पेस के अंदर, तब जनरेट होती है स्टीरियोसोमेरिज्म। दो टाइप में इसको हमने बांटा, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? जब किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो सिंगल बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल है उसके सभी एटम फ्रीली रोटेट करते हैं, मतलब आसानी से एक तरफ से दूसरे तरफ तक घूमते हैं। उसके कारण बार बार एटम्स की रिलेटिव पोजीशन बदलती रहती है, बार बार उस एटम की रिलेटिव पोजीशन बदलती रहती है, और उसके कारण उनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है। जैसे रिपल्शन, जब पास आएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, दूर जाएंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा। उसके कारण डिफरेंट या इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस जनरेट होती है। इनफाइनाइट कन्फर्मेशन जनरेट होती है। केवल दो एक्सट्रीम पोजीशन, मिनिमम और मैक्सिमम, को हम स्टडी कर पाते हैं। जैसे इथेन के हमने आपको बताया था, जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो है एक्लिप्स, और स्टैगर्ड बीच वाली जो सिचुएशन रहती है उसको हम कहते हैं स्क्यू। तो ये इथेन के बारे में बात हुआ। ब्यूटेन के 4 कन्फर्मेशंस रहते हैं, साइक्लोहेक्सेन के 2 कन्फर्मेशंस रहते हैं। ध्यान ये रखना था, एक बात बताया था मैंने इंपॉर्टेंट, कि अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की का चांस होगा तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल आता है इथेन में या किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं। ये जो है एक्लिप्स पोजीशन के लिए 0 डिग्री होगा, क्योंकि मिनिमम पोजीशन पे रहते हैं, और स्टैगर्ड पोजीशन में, स्टैगर्ड सिचुएशन में ये 60 डिग्री का रहता है डायहेड्रल एंगल। इसके बाद हमने बात किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट होता है डबल बॉन्ड के कारण। डबल बॉन्ड आएगा तो रोटेशन रुक जाएगा और अपने आप कोई अरेंजमेंट चेंज नहीं हो सकता है। ये मैंने आपको बताया भी था और दिखाया भी था एक कागज और पेन से, है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, क्योंकि वो रोटेशन को रोक देता है। तो रिस्ट्रिक्टेड या हिंडर्ड रोटेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर इसको हमने डिफरेंट कंपाउंड को अरेंज करके आपको दिखाया कि सिस, ट्रांस, एंटी सन और EZ फॉर्मेट में हम कैसे इसको अरेंज करते हैं। देन उसके बाद हमने अगला टॉपिक स्टार्ट किया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अरेगो ने डिस्कवर किया था, और ये डिसाइड होता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट के रोटेशन पर। जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट जाता है तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तब इसको हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ कंपाउंड। और राइट टू लेफ्ट होता है तो इसको हम कहते हैं लेवो फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रोटेशन या पोलराइजेशन के बेस पर लाइट के इसको हम चेकआउट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसके कारण मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है। और प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो ऐसी मिरर इमेज बनाता है जो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है, जो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर जैसा मैंने आपको बोला, लैक्टिक एसिड में 1 कायरल है, टार्ट्रिक एसिड में 2 कायरल है, फ्रक्टोज में 3 कायरल है, और ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन एटम होता है। जब मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होता है तो 2 टू द पावर n से इसके हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिसाइड करते हैं। 2 टू द पावर n के फॉर्मेट से इसके ऑप्टिकल आइसोमर को हम डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। फिर रैसमिक ध्यान रखना है, DL क्या होता है ये ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट बातें सब ध्यान रखनी है। उसके लिए आपको नोट्स को बार बार रिकॉल करते रहना है, और वही एक सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा मंत्र है।
इसके बाद अब हम बात करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। RS कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन। तो RS कॉन्फ़िगरेशन ये दो लैटिन भाषा के शब्द है R और S, जहां पे R स्टैंड करता है रेक्टस को, टुवर्ड्स राइट। और ये पहले तो ये बता दें कि this RS configuration was developed by चान इंगोल्ड। इसको डेवलप किया था चान इंगोल्ड, चान इंगोल्ड और प्रीलॉग में, चान इंगोल्ड और प्रीलॉग में इसको डेवलप किया, इसलिए इसको कहते हैं CIP रूल, CIP रूल, चान इंगोल्ड प्रीलॉग रूल। चान इंगोल्ड और प्रीलॉग में इसको डेवलप किया था RS कॉन्फ़िगरेशन को। वेयर R स्टैंड फॉर रेक्टस, जिसका मतलब होता है टुवर्ड्स राइट, और S स्टैंड फॉर सिनिस्टर, जिसका मीनिंग है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो चान इंगोल्ड और प्रीलॉग ने मिलकर के, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के इसको डेवलप किया। इस सिस्टम को CIP रूल कहते हैं। R स्टैंड फॉर रेक्टस और S स्टैंड फॉर सिनिस्टर, जहां R का मतलब है रेक्टस और S का मतलब है सिनिस्टर, टुवर्ड्स लेफ्ट, और R का मतलब है रेक्टस टुवर्ड्स राइट। अब कैसे अरेंज करेंगे इन ग्रुप्स को, उसकी बात करते हैं। हाउ टू अरेंज द ग्रुप, केवल सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताता हूं, उससे आप इसको सीख जाओगे आराम से। वैसे भी मैं हमेशा एकदम सिंपल तरीके से ही केमिस्ट्री में बात करता हूं, जिससे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, और हमेशा आपके लिए रेडी एकदम अर्ली मॉर्निंग लेक्चर की रिकॉर्डिंग शुरू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना है। अरेंजमेंट और प्रायोरिटी is given according to atomic number, higher atomic number, higher the priority, जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा उतनी प्रायोरिटी ज्यादा। हायर एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप। जैसे मान लो मेरे पास आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो इसका नंबर कैसा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। इसके बाद मान लो ऑक्सीजन है इंडिविजुअली, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया हमने। मान लो अब दो ग्रुप वाले हैं, टू ग्रुप्स, अगर दो एटम है, मान लो टू एटम्स अगर एक साथ आ रहे हैं, टू एटम्स वाला कोई स्ट्रक्चर है ना। तो जैसे मान लो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, जैसे COH ग्रुप है मान लो, तो CO का प्रायोरिटी जो है वो किससे ज्यादा होगा, वो CN से ज्यादा होगा। N आता है एटॉमिक नंबर 7 पे, ऑक्सीजन आता है एटॉमिक नंबर 8 पर, और दो कार्बन है तो वो इसके बाद आएंगे, है ना। दो कार्बन है, कार्बन के बाद मान लो कार्बन है, जैसे इथाइल ग्रुप है, तो वो अगर N वाला ग्रुप है तो उससे बाद में आएगा CN वाला, है ना। तो ये प्रायोरिटी देने का तरीका हो गया ग्रुप्स का। तो पहले तो एक बात ये सीखनी है हमें। हायर एटॉमिक नंबर आसानी से पहचान जाएंगे। अगर दो एटम वाला कोई ग्रुप लगा है, जैसे OH है, COH है, NH2 है, तो वहां पे आपको पहचानने के लिए सेकंड एडजेसेंट को भी
यूज करना है, सेकंड एडजेसेंट को भी आपको यूज करना है। अब यहां पे बात करते हैं वन बाय वन सभी कंडीशन पे। पहली कंडीशन, व्हेन द एटम or the group, when the atom or the group of lower priority, atom और group of the lower priority मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, एटम और ग्रुप ऑफ द लोअर प्रायोरिटी आर एट द बॉटम, वो सबसे नीचे है, बॉटम मतलब नीचे है। एटम और ग्रुप ऑफ द लोअर प्रायोरिटी आर एट द बॉटम। रोटेट द आई, तो क्या काम करना है? रोटेट द आई, अपनी आंख को घुमाना है, मतलब रोटेट द आई in decreasing order of priority, in decreasing order of priority, मतलब ज्यादा से कम की ओर की प्रायोरिटी को आपको ध्यान देना है। ज्यादा से कम की ओर मतलब हायर एटॉमिक नंबर से लोअर एटॉमिक नंबर की ओर। व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ द लोअर प्रायोरिटी are at the bottom, then rotate the eye in decreasing order of priority, decreasing order of priority, if it is clockwise, अगर वो आपको clockwise मिल रही है, if it is clockwise then it is R, rectus, तब वो कैसा होगा? R होगा, rectus, then it is rectus। अगर clockwise मिल रही है तो rectus, when it is anti-clockwise it is S, sinister। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है तो सिनिस्टर होगा, एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है तो सिनिस्टर होगा। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। व्हेन द एटम और ग्रुप ऑफ द लोअर प्रायोरिटी एट द बॉटम, तब आपको मॉलिक्यूल को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इधर उधर घुमाना नहीं है। रोटेट द आई, अपनी आंख को घुमाना है, मतलब अपनी आंख को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की ओर लेके जाना है। अगर हायर प्रायोरिटी के ग्रुप वन बाय वन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्लॉकवाइज मिल रहे हैं तो रेक्टस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मिल रहे हैं तो सिनिस्टर, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहे हैं तो सिनिस्टर। तो ये पहली कंडीशन है आरएस को पहचानने की। अब हम ग्रुप्स को पहचान के देखते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप्स। वन बाय वन ग्रुप को हम पहचान के देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, आयोडीन है इसके पास, ब्रोमीन है इसके पास, क्लोरीन है इसके पास और हाइड्रोजन है इसके पास। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलना है। लोअर प्रायोरिटी, सबसे लोअर एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप कौन सा है, एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। वो कहाँ पे है? वो है बॉटम पे। वो कहाँ पे है? बॉटम पे है। तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप को देखो अब हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना? 53, ब्रोमीन का कितना? 35, क्लोरीन का कितना? 17। तो पहले नंबर पर ही आया, दूसरे नंबर पर ही आया और तीसरे नंबर पर आया ये ग्रुप, चौथे नंबर पर आया, सबसे बॉटम पे आया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 2 3 कैसा चल रहा है? ये क्लॉक कैसे चलती है? ऐसी। ये कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एस। ये कॉन्फ़िगरेशन अब कैसा होगा? एस होगा। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एस कॉन्फ़िगरेशन। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एस कॉन्फ़िगरेशन। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एस कॉन्फ़िगरेशन।
अब देखो दूसरा ग्रुप आपको इसी के साथ मैं अरेंज करके और दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास COH है, ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के साथ साथ मेरे पास एक और ग्रुप है मिथाइल और एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। तो सबसे हायर एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? सबसे हायर एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप है यहाँ पे ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद दोनों जगह पे कार्बन है। अब कार्बन दोनों जगह पे है तो क्या देखोगे, एडजेसेंट कौन है, उसका पड़ोसी कौन है? तो पहले वाले में पड़ोसी ऑक्सीजन है, दूसरे वाले में पड़ोसी हाइड्रोजन है। मिथाइल में पड़ोसी क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब एडजेसेंट को देख रहे हैं तब हम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 1, फिर इसके बाद 2, उसके बाद 3, तो 1 2 3 इज द क्लॉकवाइज, 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा? R। दिस इज रेक्टस, दिस इज रेक्टस। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 और R हो जाएगा, 1 2 3 R हो जाएगा। तो रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप बॉटम पे रहेगा तो केवल और केवल हमें अपनी आईज को रोटेट करना है। इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज इट इज सेनेस्टर, इफ इट इज क्लॉकवाइज इट इज रेक्टस। तो ये पहली कंडीशन हुई। 4 डिफरेंट तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब सेकंड तरीका क्या है? व्हाट इज द सेकंड मेथड? व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी आर एट द टॉप, व्हेन एटम or group of the lowest priority are at the top। जब एटम या ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, वो कहां पर प्रेजेंट है? वो टॉप पर प्रेजेंट है। इट इज आर एट द टॉप। वो कहां पर प्रेजेंट है? वो टॉप पर प्रेजेंट है। इट इज आर एट द टॉप। देन कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? देन रोटेट इंटायर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल को, हर हिस्से को, उसके इंटायर मॉलिक्यूल एट 180 डिग्री। पूरे मॉलिक्यूल को क्या करना है? 180 डिग्री पर रोटेट करना है। कहां पे लेके जाना है? 180 डिग्री पे चेंज करना है। फिर अगर वो 1 2 3 क्लॉकवाइज मिलेगा तो रेक्टस, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा तो सेनेस्टर। 1 2 3 क्लॉकवाइज इज द रेक्टस, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज इज द सेनेस्टर। अब देखो फिर से अरेंज करके देखते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी आर एट द टॉप। जैसे हाइड्रोजन टॉप पे है, अगला ग्रुप है मेरे पास इथाइल वाला, अगला ग्रुप है मेरे पास इथाइल का, अगला ग्रुप है मेरे पास मिथाइल का, अगला ग्रुप क्या है? NH2 है। तो अब क्या करना है? 180 डिग्री पे चेंज करना है, 180 डिग्री पे चेंज करना है। तो इसका 180 डिग्री कहाँ आएगा? यहाँ। इसका 180 डिग्री कहाँ आएगा? यहाँ। तो देखो अगली जो सिचुएशन बनी वो कैसी है? NH2 आ जाएगा अपर साइड, हाइड्रोजन आ जाएगा लोअर साइड, मिथाइल आ जाएगा लेफ्ट साइड, और इथाइल पहुंच जाएगा राइट साइड। इथाइल पहुंच जाएगा राइट साइड। तो ये ग्रुप्स का अरेंजमेंट हो गया, है ना। 180 डिग्री पर हमने इसको रोटेट कर दिया। अब देखो सबसे हायर एटॉमिक नंबर किसका है? नाइट्रोजन का। फिर दोनों जगह, एक जगह मिथाइल है, एक जगह इथाइल है। तो इथाइल है तो उसमें 2 कार्बन आटम है, ये ध्यान रखना है। कार्बन का एडजेसेंट कार्बन है, और मिथाइल में कार्बन का एडजेसेंट हाइड्रोजन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कम हो रहा है। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज। क्या मिला मुझे? 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टस हो जाएगा। दिस इज R। 1 2 3 क्लॉकवाइज इट इज रेक्टस, 1 2 3 क्लॉकवाइज इट इज रेक्टस। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई जस्टिफाई करने की। जस्टिफाई करने की दूसरी कंडीशन को हमने बात किया। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन। 4 डिफरेंट तरीकों से अरेंज किया जा सकता है इसको मैक्सिमम।
कुछ क्वेश्चंस जरूर इस पे बनाइएगा, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीजें रहती है। अब अगली कंडीशन है तीसरी, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी, एटम और ग्रुप ऑफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी आर एट द लेफ्ट साइड, और at the left side, कहां पर है, लेफ्ट साइड पर है, और एट द लेफ्ट साइड, एटम और ग्रुप ऑफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी और एट द लेफ्ट साइड, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टॉप। तब क्या नहीं करना है, टॉप की पोजीशन को चेंज नहीं करना है, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टॉप, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टॉप। तो आपको टॉप की पोजीशन को नहीं बदलना है, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टॉप। रोटेट मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज, मॉलिक्यूल को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। अब अगर यहाँ पे 1 2 3 क्लॉकवाइज मिलेगा तो रेक्टस, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा तो सेनेस्टर। 1 2 3 क्लॉकवाइज रेक्टस, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज सेनेस्टर। तो देखो अब क्या था, लेफ्ट साइड पर है आपका ग्रुप, लेफ्ट साइड पर है आपका ग्रुप। तो जब ग्रुप लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप। तो मॉलिक्यूल को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कब तक, जब तक कि आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी बॉटम पे ना आ जाए। तो ये हुआ क्लॉकवाइज, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऊपर वाले को टच नहीं करना है। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, NH2 एंटी क्लॉकवाइज, ये CH3 यहाँ आ गया, ये COH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा वापस। हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। आप देखो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की, हायर एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का। उसके बाद कार्बन दोनों साइड है, तो कार्बन के का पड़ोसी कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी अगले हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। तो कैसा मिल रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज मिल रहा है। 1 2 3 क्लॉकवाइज मिला तो क्या हो जाएगा, फिर से रेक्टस हो जाएगा। 1 2 3 क्लॉकवाइज इज द रेक्टस, 1 2 3 क्लॉकवाइज इज द रेक्टस। ये क्लासिफिकेशन है जिसको चान इनगोल्ड और प्रीलॉग में इंट्रोड्यूस किया था, जिसको CIP रूल कहते हैं। अब चौथी और आखिरी कंडीशन, द फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन ऑफ द अरेंजमेंट, फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन फॉर द अरेंजमेंट। उसके पहले जरूरत पड़ रही है एक सुंदर नए चौक की। When atom or group of the lowest priority are on the right hand side. When चौथी कंडीशन, when atom or group of the lowest priority, atom or group of the lowest priority or at the right hand side, right hand side कहाँ पे है, right hand side पर है। कहाँ पर है, right hand side पर है। Without changing the position of top, without changing the position of top, without changing the position of top
तो बिना टॉप को बदले हुए, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टॉप, बिना ऊपर वाले को बदले हुए, बिना ऊपर वाले को टच किए हुए, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टॉप, रोटेट एंटायर मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज, रोटेट एंटायर मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज, रोटेट एंटायर मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे अगर 1 2 3 रोटेट करने के बाद अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज मिल रहा है तो रेक्टस, और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है तो सिनेस्टर। 1 2 3 क्लॉकवाइज मिलेगा तो रेक्टस, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा तो सिनेस्टर। तो हमारा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर है, ये पहले डिसाइड कर दिया था हमने। और ये आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। तो क्या करना है इस कंडीशन में? विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टॉप, रोटेट एंटायर मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये जाएगा यहां और ये जाएगा यहां और ये आ जाएगा यहां, है ना। OH को आपको टच करना नहीं है। तो देखो ये हो गया OH ग्रुप आपका, यहाँ पे आ गया CH3 ग्रुप, यहाँ पे आ गया आपका C2H5 ग्रुप, एथाइल 2 कार्बन की कनेक्टिविटी, और ये आपका लोवेस्ट वाला एटॉमिक नंबर का ग्रुप। तो अब अगेन सबसे सीनियर, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, डायरेक्टली कनेक्ट है। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज अगेन, 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो फिर से क्या हो जाएगा? इट इज अ रेक्टस, इट इज अ रेक्टस। तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका भी। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका? आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, इट इज रेक्टस, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। ठीक है, तो ये हुआ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का रिमेनिंग पार्ट। अब क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है तो हम लोग इसी लेक्चर में इंक्लूड करते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ, मतलब जीओसी के अगले हिस्से पर पहुंचते हैं, मैकेनिज्म वाले हिस्से की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे 1 बाय 1 उसको डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले हिस्से पर, और अगले हिस्से में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे किसी मॉलिक्यूल का, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे सर्च करते हैं, और उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग हम कैसे कर पाएंगे। दोनों ही टॉपिक पर कॉमनली जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। उसके साथ साथ इसको भी देखेंगे हम। पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका यूज करेंगे, है ना। व्हेन कार्बन एटम फॉर्म, when carbon atom form 4 सिग्मा बॉन्ड, जब कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, when carbon atom form 4 सिग्मा बॉन्ड, it is sp3 hybridized। तो sp3 संकरित होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहां पाई बॉन्ड भी बनेगा, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड, देन इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तब वो कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। जब कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, चारों सिंगल बॉन्ड बन रहे होंगे तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे, 3 सिंगल बॉन्ड होंगे उसके पास तो sp2, और अगर दोनों 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक लाइन इसके साथ साथ और ध्यान रखना है, every single bond is sigma bond। जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। every single bond is
sigma bond. In a double bond, there is one sigma bond, one pi bond. जहां पे डबल बॉन्ड बनेगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा. इन अ ट्रिपल बॉन्ड, और जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स. एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे. तो ये कंडीशन ध्यान रखना है. अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3. 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2. और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड होगा. उस समय कार्बन क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड होगा. और कुछ खास बातें और कर लेते हैं, फिर इस पे काम करते हैं. देखो, जहां पे कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड बन रहे होंगे, आप ऐसा कह लो, जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp3. हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp3. मतलब 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक s का और 3 p के. कुल 100% कैरेक्टर होता है किसी चीज का, उसमें 4 हिस्से बटेंगे. तो 25% एस कैरेक्टर. इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे इसमें 25% एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा. तो इसको कहेंगे 25% एस कैरेक्टर. 75% पी कैरेक्टर होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर. 25% एस कैरेक्टर और 75% पी कैरेक्टर होगा इस मॉलिक्यूल में. दूसरी क्या खास बात ध्यान रखनी है, जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा कार्बन, sp2 मतलब अब 100 के 3 हिस्से होंगे, तो 33.33% एस कैरेक्टर और 66.67% हो जाएगा पी कैरेक्टर. 66.67% होगा पी कैरेक्टर. जब कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो sp तो sp मतलब अब 100 के 2 हिस्से होंगे, एक s का ऑर्बिटल आ रहा है, एक p का ऑर्बिटल आ रहा है, 2 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें 50% होगा s कैरेक्टर और 50% होगा p कैरेक्टर. 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर. 50% s कैरेक्टर होगा और 50% इसमें होगा p कैरेक्टर. अब इससे हम क्या चीज डिसाइड करेंगे उसकी बात कर लेते हैं. तो देखो, जैसे कभी ये पूछते हैं कि कौन कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा या ज्यादा बेसिक होगा, तो उसके कंपैरिजन में s कैरेक्टर यूज होता है. तो एक लाइन ध्यान रखना है, मोर द s कैरेक्टर, more the acidic nature. S कैरेक्टर जितना ज्यादा, अम्लीय प्रबलता उतनी ज्यादा. S कैरेक्टर जितना ज्यादा, एसिडिक नेचर कंपाउंड का उतना ज्यादा. मतलब अगर मेरे पास एल्काइंस है, एसिटालीन है, इसके बाद मेरे पास इथाइलीन है और मेरे पास अगर ईथेन है, तो इन तीनों में जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा होगा एल्काइन का. तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा एल्काइन, देन एल्कीन और देन एल्केन. एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? एल्काइंस का होगा. एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्काइंस का होगा. ये ध्यान रखना है. अब ये धीरे धीरे हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उन पॉइंट्स को भी कवर करते हुए चल रहे हैं यहां से हाइब्रिडाइजेशन से. एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ. तो कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ हम याद करेंगे भी.
क्योंकि ये बॉन्डिंग का हिस्सा है। सी सिंगल बॉन्ड सी का जो सिग्मा होगा, लेंथ केवल सिग्मा बॉन्ड की होती है, ध्यान रखना है। यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रॉम लेंथ होती है सी सिंगल बॉन्ड सी की। सी डबल बॉन्ड सी का जो सिग्मा होगा वो होगा 1.34 एंगस्ट्रॉम का, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसकी लेंथ होगी 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। एक इंपॉर्टेंट बात याद है कि इस ट्रिपल बॉन्ड का जो सिग्मा होगा उसकी लेंथ सबसे छोटी होगी। ट्रिपल बॉन्ड का जो सिग्मा होगा उसकी लेंथ सबसे छोटी होगी। तो एक और बात ध्यान रखना है, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, हायर द hypothetical electronegativity, higher the hypothetical electronegativity, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक मानी जाती है। higher the hypothetical electronegativity, higher the hypothetical electronegativity, higher the S character, higher the S character, higher the S character, हायर द बॉन्ड एनर्जी, हायर द बॉन्ड एनर्जी, उस बॉन्ड की एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी जिसका सिग्मा सबसे छोटा होगा। हायर द बॉन्ड एनर्जी, हायर द बॉन्ड एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात, एक ये जितनी भी लाइनें रहती है ना, जितना भी मैं आपको लिख के स्पेशली लिख के देता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसका बहुत ध्यान भी रखना है। स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, हायर द हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड, आपसे कहते हैं कंपेयर करो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी में सबसे ज्यादा ब्रेकिंग एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी लगेगी, ये ध्यान रखना है। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब बहुत सारी चीजों को कवर कर रहे हैं ये सब पॉइंट्स। अब उसके बाद बात करते हैं हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाउ टू ऑब्जर्व द हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल्स। तो कुछ प्रैक्टिस मैं करवा देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा, काउंट और आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब जैसे मेरे पास मान लीजिए एग्जांपल है मीथेन का, तो स्ट्रक्चर में हम लोग परफेक्ट हो गए हैं। मीथेन कैसा हो जाएगा, CH4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, साफ साफ दिख रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन का कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। द कार्बन एटम ऑफ मीथेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मीथेन का कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इथेन, इथेन, तो देखो जो बीच वाला सिग्मा रहेगा वो दोनों के लिए कॉमन रहता है, मतलब दोनों में उसकी काउंटिंग आएगी। तो यहां भी 4 सिग्मा है और इसके पास भी 4 सिग्मा है, तो बोथ कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों कार्बन कैसे हैं, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बोथ कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों कार्बन एटम कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बोथ द कार्बन एटम्स आर हियर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जैसे अगले मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं, इथाइलिन, तो सिंपली काउंट हो जाते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो सिंपली काउंट हो जाएंगे। इथाइलिन, C2H4 इज इथाइलिन। एक यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। तो पहले कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। बोथ कार्बन एटम्स आर हियर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एसिटालीन, एसिटालीन का स्ट्रक्चर, एथाइन को कहते हैं एसिटालीन। ओके, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 2 इसके पास पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा इसमें मिल रहा है तो sp, 2 सिग्मा यहाँ भी मिल रहा है तो sp।
बोथ द कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। दोनों कार्बन कैसे हैं? sp संकरित हैं। बोथ द कार्बन एटम आर हियर sp हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थोड़े एग्जांपल और मिल जाएंगे, जैसे मैंने कहा ब्यूट 1,3 डाइईन, ब्यूट 1,3 डाइईन। तो 4 कार्बन हो गया पहले, 1,3 पे डाइईन की कंडीशन हो गई। 2 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे, 2 1 3, एक इसके पास आ जाएगा, एक इसके पास आ जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इसके पास भी आ जाएंगे। अब देखो पहले कार्बन में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो ये हुआ sp2। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो sp2। इसको देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो sp2। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2। इट मींस ऑल द कार्बन एटम्स आर हियर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सभी कार्बन यहाँ पे कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। All the carbon atoms are sp2 hybridized. अगला विनाइल एसिटालीन, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। विनाइल एसिटालीन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? विनाइल एसिटालीन, तो याद आया विनाइल कैसा बताया था मैंने? CH2 डबल बॉन्ड CH इज कॉल्ड विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको कहते हैं विनाइल। एसिटालीन, C ट्रिपल बॉन्ड C is acetylene, C ट्रिपल बॉन्ड C is acetylene। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल एसिटालीन। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है विनाइल एसिटालीन का। किसका स्ट्रक्चर है? विनाइल एसिटालीन का। तो फर्स्ट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 1 2 3 sp2, 1 and 1 2 sp and sp। तो 2 कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 2 कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है। 2 कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड 2 कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड इन विनाइल एसिटालीन। अब विनाइल एसिटालीन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेंजीन। बेंजीन, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, क्योंकि हुकल्स के रूल को फॉलो करता है, हुकल्स की सभी बातों को मानता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है। यह है बेंजीन का स्ट्रक्चर। किसी भी कार्बन को देख लीजिए आप, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन के सभी कार्बन परमाणु sp2 संकरित हैं। बेंजीन के सभी कार्बन एटम्स कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, ये काउंटिंग हो गई सिग्मा और पाई बॉन्ड की। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे गिनना है ये बता दिया है ना। अब बात करते हैं काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। हाउ टू काउंट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? क्या ध्यान रखना है? एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। In double bond, 1 sigma bond and 1 pi bond. In triple bond, 1 sigma bond and 2 pi bonds. Counting of sigma and pi bonds. How to count the sigma and pi bond in the molecules? तो देखो, जैसे हमने फिर मीथेन से ही लिया, तो मीथेन की क्या कंडीशन है? 4 सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन मीथेन। मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। इथाइलिन, C2H4 इज इथाइलिन। C2H4 को हम क्या कहते हैं? इथाइलिन कहते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है इथाइलिन के स्ट्रक्चर में। एसिटालीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH इज एसिटालीन। ओके, तो 2 पाई बॉन्ड है इसके पास, और 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स। 3 सिग्मा बॉन्ड्स and 2 pi bonds are there. 3 sigma bond and 2 pi bonds are there in acetylene. Important structures जो related हैं यहाँ पे
मेन काम होता है स्ट्रक्चर को कलेक्ट करना, हमें स्ट्रक्चर पता होने चाहिए तब तो जाके काउंट होगा ना। अब जैसे मैंने कहा बेंजीन, तो हमेशा ध्यान रखिए जब तक परफेक्ट नहीं है तब तक आप एकदम सिंपल वाला स्ट्रक्चर बनाइए जिससे कि पूरा गिना जाए। बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड C6H6 लिख देंगे, फिर कहेंगे गिन नहीं पा रहे या गलत गिन देंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको गलत करने का हमें कोई राइट नहीं है। अब देखो, कार्बन कार्बन के बीच 6 सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी 6 सिंगल बॉन्ड, तो टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हो गए 12। तो हम सिंपली आंसर लिख देंगे 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड्स, 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड इन बेंजीन। अब कुछ स्ट्रक्चर और कलेक्ट कर देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको काउंटिंग में आसानी रहे। तो देखो, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप को कहते हैं टॉलुइन, बेंजीन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप को कहते हैं जाइलिन। अब जैसे 1,2 पे होगा, 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन है, इट इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन। क्या कहते हैं इसको, ऑर्थोजाइलिन। 1,3 पे है तो मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन। 1,4 पे अगर CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप 1,4 पोजीशन पे है तो पैराजाइलिन। तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, 3 डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स आ गए अपने पास जाइलिन के। किसी में भी एक में काउंट करके देख लो, एक मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूं। जैसे ऑर्थोजाइलिन की हम बात करें तो ऑर्थोजाइलिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा, जितने ऑर्थोजाइलिन में होंगे उतने मेटाजाइलिन में होंगे, उतने पैराजाइलिन में भी होंगे। एक CH3 ग्रुप इसमें यहां जुड़ा हुआ है और एक CH3 ग्रुप इसमें यहां जुड़ा हुआ है, बाकी का स्ट्रक्चर कॉमनली बनेगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाइएगा जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, जैसे मैं बनाता हूं। ओके, अब देखो यहां ये हुआ, तो सिग्मा कहीं से भी एक जगह से काउंट कर लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, वो तो हमें दिख ही रहे हैं। तो इन ऑल टाइप ऑफ जाइलिन देयर आर 18 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। 18 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स होंगे सभी जाइलिन में। अब देखो, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जो था उसको हमने कहा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर को हमने कहा था बेंजीन। अब अगर मान लो मेरे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 रिंग्स है कंटिन्यूअस, ऐसी है, तो इसको हम कहते हैं नेप्थलीन। और अगर तीन कॉन्टिन्यूअस रिंग स्ट्रक्चर होंगे तो इसको हम कहेंगे एंथ्रासिन, एंथ्रासिन। ओके, तो अब 2 रिंग स्ट्रक्चर जो है वो नेप्थलीन कहलाता है। अब नेप्थलीन में काउंट करके देखना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। नेप्थलीन में हमें काउंट करना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो चलो पहले सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अब हमने बिल्कुल इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। 2 रिंग है इसके पास, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा। 4n, तो 4n कहा मतलब 2 रिंग, तो 8 हो गए। 4n+2, 4n 8 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को तो 8 हो गया, 2 जोड़ दिया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 जगह पे पाई बॉन्ड आएगी 2 रिंग में। देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 पाई बॉन्ड, अल्टरनेट रहते हैं, ये भी ध्यान रखना है।
तो 5 पाई बॉन्ड्स इन नेप्थलीन। कभी इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब सिग्मा कहीं से भी एक जगह पॉइंट आउट करके गिन दीजिए। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, और ये 10 सिग्मा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 सिग्मा बॉन्ड, 19 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, अब एंथ्रासिन में आपको काउंट करके देखना है। 26 सिग्मा आएंगे और 7 पाई बॉन्ड आएंगे। एंथ्रासिन में आपको काउंट करना है। जो स्ट्रक्चर मैंने छोड़े हैं ना, वो सब आपके लिए कलेक्ट किया है ताकि आप उसमें काउंट करके देखते चलो। तो 26 सिग्मा आएगी किसमें? एंथ्रासिन में। अब बात करते हैं 1 2 3 ट्राइसाइनो प्रोपेन। 1 2 3 ट्राइसाइनो प्रोपेन। तो प्रोपेन का मतलब हुआ 3 कार्बन, साइनो का मतलब हुआ तीनों पर एक एक साइनाइड ग्रुप। स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। अब बचे हुए पे क्या करोगे? 1 2 1 कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, इट इज 4। ओके, तो 6 तो पाई बॉन्ड हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं। जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। हर ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। तो क्या हो गया? 6 पाई बॉन्ड्स निकल आए। अब सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सिग्मा बॉन्ड, 13 सिग्मा बॉन्ड। तो 13 सिग्मा बॉन्ड और 6 पाई बॉन्ड होंगे 1 2 3 ट्राइसाइनो प्रोपेन के अंदर। 1 2 3 ट्राइसाइनो प्रोपेन के अंदर। अब बात करते हैं टेट्रासाइनोइथीन। तो टेट्रासाइनोइथीन 1 1 2 2 टेट्रासाइनोइथीन, 1 1 2 2 टेट्रासाइनोइथीन। ये है स्ट्रक्चर 1 1 2 2 टेट्रासाइनोइथीन। बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ट्राइसाइनोप्रोपेन भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। 2 2 4 2 2 2 4 5 2 7 2 9, 9 तो इसके पास है पाई बॉन्ड और 9 ही इसके पास है सिग्मा बॉन्ड। 9 पाई बॉन्ड एंड 9 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन टेट्रासाइनोइथीन। अब एक बार स्ट्रक्चर आया P4O10 का। P4O10, तो P4O10 एकदम लीक से हटका है। अब पता चला किसी को स्ट्रक्चर पता हो तब तो करेगा। तो P4O10 के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे? तो मेन काम क्या है? स्ट्रक्चर बनाना। इनऑर्गेनिक को लोग अच्छे से करते नहीं है तो इसलिए बनते भी नहीं है उसके क्वेश्चन। बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा, सब चीज आपको बनेगी, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। फास्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी जो होती है वो 5 हो सकती है। तो इस तरीके से ये जाएगा और 2 एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ी होगी इसकी, एक ऑक्सीजन इसकी यहाँ पे जुड़ी होगी फास्फोरस के साथ। तो 4 जगह पे इसमें पाई बॉन्ड दिख रहे हैं और 16 सिग्मा बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड्स जहाँ डबल बॉन्ड है और 16 सिग्मा बॉन्ड। केवल सिग्मा बॉन्ड का नंबर पूछा था, है ना? तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 16 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। 16 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर एंड 4 पाई बॉन्ड्स आर देयर इन P4O10। अब यहाँ से अगले लेक्चर में हम लोग आगे चलने वाले हैं।